वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकास। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th की बेसिक कॉन्सेप्ट एम्पियर के परिपति नियम का डेरिवेशन है। इसके नियम का निगमन कैसे करें। डेरिवेशन 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। एक इसका डायग्राम यानी चित्र होगा, एक इसकी लैंग्वेज होगी यानी भाषा होगी, और इसके साथ ही साथ उसकी कैलकुलेशन। अब साथ ही साथ आपको याद रखना है कि एम्पियर का परिपति नियम होता क्या है। इसके संबंध में मैंने 1 नंबर की वो डेफिनेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन एम्पियर का परिपति नियम सीधा सा कहता है किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस पृष्ठ द्वारा घिरी नेट धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। और यही जो हमारा एम्पियर का परिपति नियम है, इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल इक्वल म्यू नॉट इंटू आई, यह बंद सतह के लिए लागू होता है, बंद परिपथ के लिए यह नियम लागू होता है। और इतना इसका आंसर होता है, यानी हमें फाइनली डेरिवेशन में पूरी प्रोसेस को फॉलो करके इतना आंसर लाना है। हाउ इट इज पॉसिबल यू कैन सी नाउ। यह कैसे संभव होगा आप इसको बेहतर तरीके से बोर्ड पे अभी देख पाएंगे। बोर्ड में लिखा क्या है उसको पढ़ने से बेहतर हमारी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए, जो हम करेंगे उसको ध्यान से देखिए। दूसरी बात आपको यह भी याद रखनी है कि एम्पियर ने कहा क्या। इससे पहले थोड़ा समझिए, ऑस्टर्ड ने हमें बताया था अगर किसी चालक तार में करंट बह रहा है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है यह हमें बायो और सेवर्ट, 2 अलग अलग वैज्ञानिकों ने मिलकर सन 1820 ईस्वी में बताया था। जबकि इसके साथ ही साथ यदि हम आपको जानकारी के लिए बताना चाहें कि एम्पियर ने क्या बताया, एम्पियर ने बताया किसी तार के पास चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, लेकिन एक बंद सर्किट के लिए, एक क्लोज सर्किट के लिए, एक निश्चित भाग के लिए। और उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक इस प्रकार से चालक तार है। चालक तार का हम नाम दे देते हैं एक्स वाई। इस चालक तार की विशेषता है कि इस तार में जो धारा बह रही है वो कितनी है, I एम्पियर की। इस चालक तार के निकट एक बिंदु हम P मानेंगे और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। लेकिन आपको पता होगा ये बिंदु P यहाँ 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 चारों ओर कहीं भी हो सकता है। तो एक ऐसा बिंदु, ऐसी स्थिति डिफाइन करेंगे जो बिंदु कहीं भी हो सबके लिए आंसर लेके आ जाए। तो इसके चारों ओर कहीं भी हो सकता है। तो बिंदु P के लिए जो हम बंद सतह बनाएंगे, एक क्लोज सरफेस बनाएंगे, वो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि बिंदु P को कहीं भी माना जा सके। ये वृत्ताकार पृष्ठ है। आप हमारी कला को जानते नहीं जानते तो जुड़े रहिए, जान जाएंगे, क्योंकि हम राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होते होते बचे हैं, इसलिए हमारे चित्र का थोड़ा चरित्र सही नहीं है। ये देखिए हमने मान लिया, लेकिन आप कायदे से बनाइएगा तो ही फायदे में रहेंगे। हमने मान लिया मेरे पास एक वृत्ताकार पृष्ठ है जिसका बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और चारों ओर ये बिंदु P कहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद में इसको अगर हम केंद्रक बिंदु माने और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। यहाँ तक की दूरी हमने कितनी मान ली, r। इसके साथ ही साथ जैसे जैसे बिंदु P से हम आगे बढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, वो भी वही है चुंबकीय क्षेत्र। और जो लंबाई है इसकी वृत्ताकार पृष्ठ की उसको मान लेते हैं डी वेक्टर एल। पूरी लंबाई एल होगी और अल्पतम लंबाई डी वेक्टर एल। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी है। जैसे जैसे ये बिंदु P आगे बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे बिंदु P ये आगे बढ़ता चला जाएगा, हर मिनट हर सेकेंड इनकी दिशा भी बदलती रहेगी, लेकिन इन दोनों की आपस में दिशा समान रहेगी। दिशा कैसी, बिंदु P यहाँ है तो आप देख सकते हो किस डायरेक्शन में है, बिंदु P यहाँ आएगा तो किस डायरेक्शन में होगा। लगातार जैसे ही वृत्ताकार पृष्ठ पर घूमता रहेगा इसकी दशा और दिशा दोनों बदलते रहेंगे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र और अल्पतम लंबाई की दिशा दोनों की हमेशा समान रहेगी। और 2 समांतर रेखाओं के बीच बनने वाला कोण कितना होता है, 0। फिर से सुन लीजिए, इसकी भाषा क्या लिखेंगे। माना कि एक्स वाई एक कागज तल के लंबवत एक चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और चालक तार के निकट एक बिंदु P है जहां बंद पृष्ठ की कल्पना करने पर R त्रिज्या का एक वृत्ताकार पृष्ठ प्राप्त होता है। इस तरह से हम थोड़ी भाषा लिख सकते हैं। अतः सबसे पहले हम डेरिवेशन को हल करते समय यहाँ पे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, यानी इस चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हमने लिखा है सर्वप्रथम एक्स वाई चालक तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। इसका हमने आपको सूत्र निकलाया पिछले डेरिवेशन में, याद करो। एक हेडिंग हमने पढ़ाई थी,
परिमित लंबाई के ऋजुरेखी धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की विशेष स्थितियां जो आई थी उसमें हमने इस चीज़ को डिफाइन किया है। विशेष स्थितियों में हमने इस कंडीशन को आपको बेटर तरीके से एक्सप्लेन करके बताया है, क्योंकि धारावाही चालक तार के निकट यानी परिमित लंबाई के धारावाही ऋजुरेखी चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का जो डेरिवेशन कराया था उसका आंसर आया था B बराबर μ0/4 पाई इंटू I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। इसी में दोनों के एंगल φ1 और φ2 जब 90-90 हो जाएंगे, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 होके 2 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4 हो गया। फाइनल आंसर आ जाता है B बराबर μ0/2 पाई इंटू I/R। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहीं छोड़ दो। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एम्पियर का नियम। तो इसके लिए हम एक क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ के लिए हम करने वाले हैं रेखीय समाकल। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल। आपको हमने बेटर तरीके से एक बात बता के रखी हुई है, जैसे गॉस की प्रमेय में आवेश के कारण हम कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, लेकिन सदैव वह नियम बंद सतह के लिए लागू होता था। वहीं यहाँ पर नियम ये किस प्रकार से काम करेगा? यहाँ पे यह भी नियम एक बंद सरफेस के लिए या क्लोज सर्किट के लिए काम करता है। बंद सतह भी कह सकते हैं और बंद परिपथ या क्लोज सर्किट कह सकते हैं। चलिए, तो इसको हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल कैसे निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वेक्टर बी। लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम तोड़ के लिख क्या सकते हैं? आपको याद करो बचपन के वो दिन जब क्लास 11th में और पढ़ा करते थे, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपके मास्टर ने आपको पढ़ाया होगा। सूत्र हम यहाँ लिख देते हैं, इस साइड कहाँ लिख दें? लाला 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 इधर लिख देते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सूत्र पढ़ा होगा ए बी कॉस थीटा। एक और सूत्र पढ़ा होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। इसका मतलब है दो सदिश राशियों का अदिश गुणन तो ए बी साइन थीटा, दो सदिश राशियों का अदिश गुणन तो ए बी कॉस थीटा। इसी सूत्र से अगर हम इसको तोड़ेंगे, इसके बराबर में हम मान निकाल रहे हैं क्योंकि इसी को तो हल कर रहे हैं, तो इसके बराबर में क्या होगा? इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट से बोलेंगे नहीं, वेक्टर बी जो लिखा हुआ है इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल को हम क्या लिख सकते हैं लाला? जैसे ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ए बी कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 0। ये वेक्टर बी और डी वेक्टर एल सदैव समांतर हैं एक दूसरे के, और समांतर होने के कारण दोनों की दिशाएं समान होने के कारण इनके बीच में कोण 0 बन रहा है। तो फाइनली हम लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर, इससे बोलेंगे नहीं क्योंकि इसको ही हल कर रहे हैं सामने, तो इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट बी डी एल कॉस थीटा लिखा है, तो बी डी एल कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे लाला? 0। अब आप हमें बताओ कि कॉस 0 का मान कितना होता है? बच्चा जानता है कॉस 0 का मान होता है 1। अगर आप नहीं जानते हो आपको बधाई हो, और आपने जान लिया तो ताली बजा के जाइएगा। चलिए, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर, अब इससे बोलेंगे नहीं, पहले इज्जत से cos 0 का मान रखो। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस बी डी एल cos 0 का मान कितना हो जाएगा लाला? 1, और 1 का गुणा करो पूरी ताकत लगा के, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसको हम इज्जत से लिखेंगे इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर, एक बात बताओ अंदर क्या बचा? बी डी एल। हम जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं उसका ही समाकलन होता है, बाकी सारी राशियां अचर पद का काम करती हैं, उनको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि उनका समाकलन नहीं होगा। हम किसके सापेक्ष समाकलन करते हैं पता कैसे करें? तो डी के साथ जो लिखा होता है हम उसी के सापेक्ष समाकलन करते हैं। अगर तब भी ना समझ पाओ तो जो चीज़ बदल रही होती है, जो मान बदल रहा होता है, हम उसी के सापेक्ष समाकलन करते हैं। यहाँ पे अल्पतम लंबाई डी एल ली, जब इस वृत्ताकार पृष्ठ पे हम घूमेंगे तो इसकी लंबाई बदलेगी, तो किसके सापेक्ष होगा? लंबाई। और डी के साथ क्या लिखा है? एल। समझ गए ना? यानी एल के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो बी अचर पद का काम करेगा, बी आ गया बाहर। इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट बी, सॉरी इधर देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? डी एल।
अब आप हमारे प्रश्न का उत्तर दो, इस डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो याद करो, हम बार बार आपको बताया करते थे dx का इंटीग्रेशन x, dA का a, dy का y, dz का z। इसका बेसिक कारण क्या है, d के साथ जो अक्षर लिखा होता है उसका समाकलन फिर वही हो जाता है, क्योंकि इसका डिजिट क्या होता है, इसका गुणांक 1 होता है जब कोई गुणांक लिखा नहीं है। dl के साथ कोई गुणांक नहीं तो कितना 1, तो इसका 1 का समाकलन वही हो जाएगा जो d के साथ अक्षर लिखा होता है। dx होता तो x, dy होता तो y, dz होता तो z हो जाता, क्योंकि इसके साथ 1 है और 1 का समाकलन वही हो जाएगा जिसके सापेक्ष करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल इक्वल बी से बोलेंगे नहीं, डीएल का हो जाएगा इंटीग्रेशन एल। एल है क्या, इस वृत्तीय पृष्ठ की कुल लंबाई, और वृत्ताकार पृष्ठ की इस लंबाई को एल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर। एल का मान रखो इज्जत से। इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर बी से बोलेंगे नहीं, एल का मान कितना है 2 पाई आर। समीकरण 1 को निहारो ध्यान से। समीकरण 1 में चुंबकीय क्षेत्र का मान लिखा हुआ है तो लिखेंगे समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, तो आप ध्यान से देख पाओगे इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल इक्वल बी से नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, बी से ही तो बोलना है। बी का मान यहां से उठा के रखो चल के, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बटे आर। ये बी वाला पूरा मान यहाँ रख लिया और इंटू में क्या लिखा है 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई और आर से आर कट गया, जो बचा इज्जत से लिख लो इंटीग्रेशन क्लोज सर्किट वेक्टर बी डॉट डी वेक्टर एल बराबर म्यू नॉट आई। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बड़बड़ाए ना। हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।